नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। राज्य में एसटी कर्मचारियों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शुरू किया गया आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। न्यायालय द्वारा तत्काल काम पर लौट आने का निर्देश देने के बाद भी आंदोलन शुरू है। वहीं गत रोज राज्य सरकार द्वारा 376 कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई किए जाने के चलते कर्मचारियों में बेहद संताप व्याप्त है। ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने खुद एसटी कर्मचारियों से काम पर लौट आने का आह्वान करते हुए कहा कि एसटी कर्मचारी कोई बाहरी नहीं बल्कि हमारे अपने हैं और उनकी मांगों को मान्य करते हुए उन्हें राहत देने हेतु राज्य सरकार पूरे प्रयास कर रही है। अतः एसटी कर्मचारियों को चाहिए कि वे राज्य सरकार के साथ सहयोगात्मक भूमिका अपनाते हुए अपने काम पर वापस लौट आएं। वहीं दूसरी ओर राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब ने एसटी के हड़ताली कर्मचारियों को जल्द से जल्द हड़ताल खत्म करते हुए काम पर लौट आने के लिए कहा है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि इसके बावजूद भी हड़ताल जारी रहती है तो एसटी कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एसटी कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल को युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा शुरुआत से अपना समर्थन दिया जा रहा है, जिसके तहत गत रोज ही जिले की सांसद नवनीत राणा ने एसटी के हड़ताली कर्मचारियों से मुलाकात करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही आज युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा राज्य सरकार का निषेध करते हुए परिवहन मंत्री अनिल परब का पुतला फूंका गया। एसटी कर्मचारी गेल्या अनेक दिवसापासून भर थंडीमध्ये त्यांचं आंदोलन चालू आहे। संपूर्ण एसटी महामंडळाच्या बसेस बंद आहे आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांचा निषेध करून या ठिकाणी त्यांचा पुतळा जाळलेला आहे। आणि ज्याप्रमाणे 39च्या वर एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, ज्या कुटुंबामध्ये जे परिवार आपल्यासाठी रात्रंदिवस सेवा देतात, या गावातून त्या जिल्ह्यापर्यंत ती सेवा देतात, अशा कुटुंबाला वाऱ्यावर सोडून अनिल परब हा ठाकरे कुटुंबाच्या सेवेमध्ये लागलेला आहे। परिवहन मंत्री असताना त्या ठिकाणी त्यांनी परिवहन विभागाची सेवा करायला पाहिजे, या कर्मचाऱ्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे। ते न देता ठाकरे कुटुंबाची पूर्ण सेवा हे अनिल परब करत आहे आणि या संपूर्ण एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडलेला आहे। जे कर्मचारी ने आत्महत्या केली त्यांच्या कुटुंबाला 25 लाख रुपये प्रति कुटुंब परिवहन मंत्र्यांनी दिले पाहिजे। त्याचप्रमाणे परिवहन मंत्र्यांनी ताबडतोब ह्या खात्यावर बसण्याची त्यांची लायकी नाही आहे, ते हे खातं झेपू शकत नाही, त्यांना याच्याहून कुठं तोडगा काढू शकत नाही आहे आणि पूर्ण कुटुंब हे आज खऱ्या अर्थानं या ठिकाणी उपोषण करत आहे। तर परिवहन मंत्र्यांनी ताबडतोब तिथे राजीनामा दिला पाहिजे आणि त्यांच्यावर 302चा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, ही आमची प्रमुख मागणी आहे। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक किंतु अधिकतम आयु मर्यादा पार कर चुके विद्यार्थियों के लिए खुशखबर है। राज्य सरकार द्वारा ऐसे विद्यार्थियों को एमपीएससी परीक्षा में बैठने देने हेतु अधिकतम आयु मर्यादा में 1 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है। जिले की सांसद नवनीत राणा ने आज सुबह बडनेरा रेलवे स्टेशन को अकस्मात भेंट दी तथा रेलवे अधिकारियों व कर्मचारियों को साथ में लेकर रेलवे स्टेशन व प्लेटफॉर्म परिसर का मुआयना किया। इस समय शौचालय में शराब की खाली बोतलें बरामद हुई और यहाँ पर काफी गंदगी व दुर्गंध वाला वातावरण दिखाई दिया, जिसे देखकर सांसद नवनीत राणा ने बेहद संतप्त होते हुए मौके पर ही अधिकारियों को खड़े बोल सुनाए और सफाई ठेकेदार पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश स्टेशन प्रबंधक को दिए। इस समय सांसद नवनीत राणा ने कहा कि समूचे विदर्भ क्षेत्र में बडनेरा रेलवे स्टेशन दूसरे क्रमांक का सबसे बड़ा व व्यस्ततम रेलवे स्टेशन है और यहाँ से हजारों रेल यात्रियों की आवाजाही होती है। ऐसे में इस रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों को तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं मिले और उनका आवागमन आरामदायक हो, इस हेतु रेलवे स्टेशन पर तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए इसे मॉडल रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा, जिसके लिए वे रेलवे मंत्रालय व केंद्र सरकार के स्तर पर आवश्यक प्रयास कर रही है। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत कॉटन मार्केट से प्रवीण नगर की ओर जाने वाले रास्ते पर 27 अगस्त 2016 को रात 10:30 बजे महेश सच्चानंद फेरवारी नामक युवक को धारदार हथियारों से सपासप वार करते हुए मौत के घाट उतार देने के मामले में स्थानीय प्रमुख व जिला सत्र न्यायाधीश रविंद्र जोशी द्वारा 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं अन्य 2 आरोपियों को सबूतों के अभाव में संदेह लाभ देते हुए बाइज्जत बरी किया गया। सरस्वती नगर परिसर में रहने वाला महेश फेरवानी सिटी लैंड स्थित सिंध होजेरी में नौकरी किया करता था और उसके पास ग्राहकों से उधारी की वसूली करने की जिम्मेदारी थी।
इस हत्याकांड में शामिल नीलेश चौहान तथा पंकज मिश्रा भी महेश के साथ सिंध होजियरी में नौकरी किया करते थे, जिन्हें पता था प्रत्येक शनिवार को महेश फेरवानी के पास अच्छी खासी बड़ी रकम रहती है। यह बात उन्होंने अपने परिचय में रहने वाले रवि धोटे व शैलेश चौधरी को बताई थी, जिसके बाद रवि धोटे व शैलेश चौधरी ने 27 अगस्त 2016 की रात 10:30 बजे कॉटन मार्केट से प्रवीण नगर की ओर अपनी मोटरसाइकिल से घर जा रहे महेश फेरवानी को रास्ते में अड़ाया और उसके शरीर पर चाकू से करीब 10-12 घाव मारते हुए वसूली की रकम रहने वाली बैग लूटकर फरार हो गए। इस बैग में करीब 15 लाख रुपए थे। महेश फेरवानी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। बाद में पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया था और मामला अदालत के सामने पेश किया गया, जहां पर हुई सुनवाई पश्चात अदालत ने रवि धोटे व शैलेश चौधरी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। वहीं गोलू चौहान व पंकज मिश्रा को संदेह का लाभ देते हुए बाइज्जत बरी किया। इस बारे में दैनिक अमरावती मंडल के साथ बातचीत करते हुए महेश के भाई जितेंद्र फेरवानी ने कहा कि अदालत द्वारा 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, किंतु जिन 2 लोगों ने महेश के साथ रहने के बावजूद उससे विश्वासघात किया और उसे अपने साथियों की मदद से मौत के मुंह में ढकेल दिया, उन दोनों को बरी नहीं किया जाना चाहिए था, बल्कि उन्हें भी सजा सुनाई जानी चाहिए थी। ऐसे में यह इंसाफ अभी अधूरा है और सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने हेतु हाईकोर्ट में अपील की जानी चाहिए। ये 27/8/2016 की बात है कि हमारे भाई का महेश सच्चानंद फेरवानी का मर्डर हो गया था एनसीसी ऑफिस के पास में, नया कॉटन मार्केट के पास में। ये जो 2 लोगों को सज़ा मिली हुई है, पर ये 2 लोगों को सज़ा नहीं 4 लोगों को मिलनी थी। हम इससे संतुष्टि नहीं है, पर कैसा है 2 लोगों को भी मिली है तो अच्छी बात है, आजीवन कारावास हो गया तो अच्छी बात है। और इससे कैसा है हमारे जो घर का परिवार था, जो इसमें कैसा है हमारे को तकलीफ़ हो गई। हमारे भाभी वगैरह जो है वो अपने मायके वगैरह चले गए और इसके बाद में हमारे डैडी भी शांत हो गए हैं, तो इसके लिए हमारे घर में बहुत तकलीफ़ चालू थी। अभी ठीक है। अभी इतना ही कहना चाहूँगा कि ये 4 लोगों को और सज़ा मिलती थी तो बहुत अच्छा होता था। अपन कैसा हाई कोर्ट में अपील करेंगे कि 4 लोगों को सज़ा मिलने की कोशिश करेंगे कि चारों लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए सबसे बढ़िया, और फांसी लगनी चाहिए, ये चारों एकदम अंदर जाने चाहिए। जिले में ग्रामीण स्तर पर मिशन मोड पर टीकाकरण अभियान चलाया जाए और सभी नागरिक टीकाकरण के लिए आगे आएं, इस आशय का आह्वान जिलाधीश पवनीत कौर ने जिले के नागरिकों से किया है। जिलाधीश के मुताबिक इन दिनों दुनिया के कई देशों में एक बार फिर कोविड संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, अतः बेहद जरूरी है 18 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी लोगों ने अधिक से अधिक संख्या में अपना कोविड टीकाकरण करा लेना चाहिए। जिला बैंक के बाद सहकार क्षेत्र में महत्वपूर्ण रहने वाली 10 बाजार समितियों के चुनाव आगामी दिसंबर माह में होने जा रहे हैं। ऐसे में सहकार विभाग में एक बार फिर गहमागहमी तेज हो गई है। इन सभी बाजार समितियों के 4 निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 20,678 मतदाता हैं, जिनकी प्रारूप मतदाता सूची आज जिला उप निबंधक कार्यालय द्वारा जारी की गई। साथ ही आज से ही मतदाता सूची पर आपत्ति व आक्षेप दर्ज करने का काम भी शुरू किया गया, जो आगामी 21 नवम्बर तक चलेगा। पश्चात 6 दिसंबर को सुबह 11 बजे जिला उप निबंधक कार्यालय में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। धारणी नगर पंचायत के लिए होने वाले आम चुनाव हेतु नागरिकों के पिछड़े वर्ग सहित पिछड़ा वर्गीय व खुले वर्ग की महिलाओं हेतु आरक्षण ड्रॉ निकालने का कार्यक्रम नए सिरे से घोषित किया गया है। ऐसे में अब धारणी नगर पंचायत में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल जाएंगे। जिलाधीश पवनीत कौर द्वारा गत रोज ही आरक्षण ड्रॉ का कार्यक्रम घोषित किया गया, जिसके अनुसार परसों 12 नवम्बर को धारणी नगर पंचायत में आरक्षण का ड्रॉ निकाला जाएगा। उत्तर भारतीयों विशेषकर बिहार व झारखंड राज्य से वास्ता रखने वाले लोगों द्वारा दीपावली के पश्चात कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से लगातार 4 दिनों तक मनाए जाने वाले छठ पर्व का शुभारंभ विगत सोमवार 8 नवंबर से हुआ। नहाय खाए से शुरू हुए इस 4 दिवसीय पर्व के तीसरे दिन आज बुधवार 10 नवंबर को व्रतियों द्वारा पूरा दिन उपवास रखते हुए डूबते सूर्य को अर्घ्य यानी जल अर्पित किया गया। वहीं अब कल गुरुवार 11 नवंबर को सप्तमी पर्व पर उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हुए इस 4 दिवसीय पर्व की पारणा यानी समाप्ति होगी। पंचमी के दिन जो होता है सूर्य भगवान के संध्या के समय हम खीर के और या कहीं कहीं पर दाल चावल की भोग लगाया जाता है। इसके अलावा कहीं सब्जी के उपयोग नहीं करते हैं। सिर्फ उसमें हम घी और काली मिरी और जीरा डाल के हम दाल बना के भगवान को भोग लगाते हैं। उसमें थोड़ा सा दूध डालते हैं और सारा इष्ट मित्र को बुला के परिवार को बुला के हम सबको प्रसाद ग्रहण करवाते हैं।
षष्ठी के दिन हम दिन भर उपवास करते हैं और उपवास करके संध्या वेला में आके भगवान सूर्य के डूबते हुए अर्घ्य देते हैं और सारी परिवार के हम कामना करते कि हे सूर्य भगवान हम सारा परिवार के, सारा लोग के, सारा जनता को कल्याण रखे, सबके सुख शांति रखे, ताकि सारा जनता हिंदू समाज में सदैव सूर्य की उपासना करे। यह व्रत विशेष से बिहार में मनाया जाता है। इस अवसर पर स्थानीय संतोषी नगर परिसर में पारिवारिक स्तर पर डूबते सूर्य को अर्घ्य देने हेतु एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें जिले की सांसद नवनीत राणा ने भी शिरकत की और पूरे विधि विधान के साथ डूबते सूर्य का पूजन करते हुए अर्घ्य प्रदान किया। भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष निवेदिता चौधरी द्वारा एक ज्ञापन जारी करते हुए राज्य सरकार पर आरोप लगाया गया है कि सरकार एसटी महामंडल की संपत्ति को हड़पने का षड्यंत्र रच रही है और सरकार का एसटी कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल से कोई लेना देना नहीं है। राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों द्वारा विगत 4 दिनों से किए जा रहे काम बंद आंदोलन को समर्थन देने के साथ ही कनिष्ठ वेतन श्रेणी संगठन व संघर्ष ग्रुप के सदस्य भी अब हड़ताल में शामिल हो गए हैं, जिसके तहत एसटी के विभाग नियंत्रक सहित जिलाधीश कार्यालय को ज्ञापन सौंपते हुए उन्हें अपनी मांगों का निवेदन सौंपा गया है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा भी राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों की हड़ताल को सक्रिय समर्थन दिया गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि 2 दिन के भीतर रापनी कर्मियों की मांगों को सरकार द्वारा पूर्ण नहीं किया जाता है तो रिपाई पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। विगत 4 दिनों से चल रही एसटी कर्मचारियों की हड़ताल के चलते जहां एक ओर रापनी बसों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है, वहीं दूसरी ओर अब निजी लग्जरी बसों सहित ऑटो रिक्शा व स्कूल बसों के जरिए यात्री ढुलाई का काम शुरू हो गया है। ऐसे में मध्यवर्ती बस स्थानक के पास मालटेकड़ी तक अलग अलग गंतव्यों की ओर जाने वाले निजी वाहनों की लंबी कतारें और भीड़भाड़ दिखाई देने लगी है। साथ ही रापनी बसें बंद रहने के चलते यात्री भी मजबूरी में इन निजी वाहनों से यात्रा कर रहे हैं। बुधवार स्थित आजाद हिंद मंडल द्वारा कोंडेश्वर रोड स्थित मधुबन वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के साथ दीपावली का पर्व मनाया गया। आजाद हिंद मंडल के पदाधिकारी व कार्यकर्ता विगत 30 वर्षों से प्रतिवर्ष वृद्धाश्रम में ही दीपावली का पर्व मनाते हैं। इस साल भी आजाद हिंद मंडल द्वारा वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों को नए कपड़ों व फराल का वितरण किया गया। हिंदू मोक्षधाम के पास स्थित महाकाली माता मंदिर में प्रतिवर्ष दीपावली के पश्चात पंचमी को भक्तों के लिए अन्नकूट महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है। इसके तहत इस वर्ष भी कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का पालन कर मंदिर परिसर में अन्नकूट महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जिसका हजारों भाविक भक्तों द्वारा लाभ लिया गया। रैली प्लॉट स्थित अग्रसेन भवन में गत रोज अग्रवाल जागृति महिला मंडल तथा सखी मंच द्वारा दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें अग्रवाल समाज की महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित हुई थी। यहां पर भवन के प्रांगण में राम दरबार की सुंदर झांकी भी सजाई गई थी, जो सभी के आकर्षण का केंद्र रही। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र में विगत कई दिनों से अतिक्रमण बड़े पैमाने पर बढ़ गया था। ऐसे में यहां पर वाहन धारकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसे लेकर प्राप्त शिकायतों के आधार पर मनपा के अतिक्रमण विरोधी विभाग द्वारा आज बडनेरा शहर के साप्ताहिक बाजार, रेलवे स्टेशन परिसर व समोसा चौक परिसर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। बोला
भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आज स्थानीय राजकमल चौराहे पर राज्य सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक का निषेध करते हुए मंत्री नवाब मलिक के पुतले को जलाने का प्रयास किया गया। इस समय रहते स्थानीय पुलिस द्वारा इस पुतले को अपने कब्जे में ले लिया गया। हालांकि इसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा नवाब मलिक की फोटो को जलाकर अपना निषेध जताया गया। इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद तथा भाजपा युमो के पदाधिकारी प्रणीत सोनी द्वारा बताया गया कि नवाब मलिक द्वारा विगत कुछ दिनों के दौरान जिस तरह से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस को लेकर अनर्गल बयानबाजी की जा रही है और एनसीबी की कार्रवाई का निषेध किया जा रहा है, उसके खिलाफ भाजपा युवा पदाधिकारियों द्वारा नवाब मलिक के बड़बोलेपन को लेकर निषेध आंदोलन किया गया है। राज्य सरकारचा नवाब मलिक हा देशद्रोही कृत्यातून जुळलेला हा देशद्रोही व्यक्ती आहे। हा आपल्या देशद्रोही कृत्यातून या बाकीतले इथले जे चांगले अधिकारी आहे त्यांना बदनाम करण्याचा हा जो षडयंत्र करतो आहे, हा जो कृत्य करतो आहे, त्याचा आम्ही इथं जाहीर निषेध करतो युवा मोर्चाच्या वतीने। आणि यापुढे असंच जो यांनी देशद्रोही कृत्याचं म्हणजे भारतातल्या सर्वोच्च न्यायालयाने देशद्रोहाला जी शिक्षा देतात फाशीची, ती शिक्षा आम्ही त्या प्रतिकात्मक पुतळा इथे लटकून त्याच्यापुढे त्याला फाशी शिक्षा देऊ युवा मोर्चाच्या वतीने हे आम्ही जाहीर करतो। राज्याचा एक बेजबाबदार मंत्री जो स्वतःचं खातं सोडून इतरांच्या खात्यामध्ये किंवा इतर प्रकरणांमध्ये किंवा ड्रग्ज सारख्या गंभीर प्रकरणामध्ये लुडबुड करतो, एक प्रामाणिक अधिकारी जो या देशातील हाय प्रोफाईल ड्रग्ज रॅकेट ओपन करत आहे, त्याच्या परिवाराच्या बद्दल विचित्र भाषेत बोलतो। मात्र तरीसुद्धा आजही तो या राज्याच्या या सार्वभौम महाराष्ट्राच्या राज्य मंत्रिमंडळामध्ये मंत्री म्हणून बसलेला आहे। मात्र या राज्याचे मुख्यमंत्री हे अजूनही त्यांना बळ देत आहे, अजूनही त्यांच्यावर कुठली कारवाई करत नाही आहे। आणि माननीय विरोधी पक्षनेते श्री देवेंद्रजी यांनी काल जी पत्रकार परिषद घेतली आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी जे गंभीर आरोप नवाब मलिकांवर लावले, त्यानुसार नवाब मलिक यांचे संबंध कुठेतरी अंडरवर्ल्डसोबत जुळतात। अंडरवर्ल्डशी थेट संबंध असणारे आणि शिक्षा भोगणारे अशा व्यक्तींकडून त्यांनी कवडी मोल भावानी जमीन विकत घेतलेली आहे। एका व्यक्तीचा त्यांनी भाजपाच्या सोबत संबंध जोडला, तो व्यक्ती आज मीडिया समोर आला आणि त्यांनी म्हटलं की मी भाजपचा नाही, मी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पदाधिकारी राहिलेलो आहे। आणि त्यामुळे या सरकारचा आता बुरका फाटलेला आहे, त्यांचा खरा चेहरा आता जनतेच्या समोर येत आहे। आणि या सगळ्या कृत्याचा निषेध म्हणून या देशद्रोही नवाब मलिकला लवकरात लवकर याची हकालपट्टी मंत्रिमंडळामधून त्याची लवकरात लवकर हकालपट्टी करावी, या अनुषंगाने आज भारतीय जनता युवा मोर्चा राज्यभर आंदोलन करीत आहे। आणि आम्ही अमरावतीमध्ये सुद्धा त्यांच्या विरोधात आंदोलन केलं। जर समजा ते राज्याच्या मंत्रिमंडळातून काही काळ बनून राहिले तर यापुढे भारतीय जनता युवा मोर्चा यापेक्षाही तीव्र प्रतिक्रिया देणार। बडनेरा जहीन नगर की झोपड़पट्टी वासियों को मालिकाना पट्टा देने की मांग को लेकर पब्लिक पार्लियामेंट संगठन की ओर से जिलाधीश को निवेदन सौंपा गया। बिजली कनेक्शन काटने की प्रक्रिया को तत्काल रोकने की मांग को लेकर बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से जिलाधीश कार्यालय के समक्ष बिजली बिलों की होली जलाई गई। साथ ही जिलाधीश के माध्यम से राज्यपाल को एक निवेदन भी भेजा गया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से आज रविनगर चौक परिसर में प्रभाग क्रमांक 17 की समस्याओं को दूर करने की मांग को लेकर सड़क पर बैठकर रास्ता रोको आंदोलन किया गया और इस परिसर में गंदगी को जल्द से जल्द हटाकर साफ सफाई कराए जाने की मांग की गई। तो व्यास लेआउट ह्या परिसरात नाल्या नाही, रस्ते नाही, त्या समस्याबद्दल आम्ही आयुक्तांना निवेदन दिलं होतं। आयुक्तांना 10 मिनिटाचा परिसरामध्ये टाईम मागितला होता, पण आयुक्तांनी नाकारून दिला। त्याकरता आम्ही आज रविनगर चौक इथे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने आंदोलन केलं। आता प्रशासनाचं आम्हाला एका घंट्यात पत्र येणार आहे। आम्हाला आमच्या आंदोलनाचं यश मिळालं, त्याबद्दल आम्ही प्रशासनाचा आभार मानतो।
जिले में आज एक व्यक्ति कोविड संक्रमित पाया गया। वहीं विगत 24 घंटे के दौरान एक व्यक्ति कोविड मुक्त होकर अस्पताल से अपने घर लौटा। इस समय जिले में कुल 9 एक्टिव पॉजिटिव मरीज हैं, जिसमें से 8 मरीज मनपा क्षेत्र से तथा 2 मरीज ग्रामीण क्षेत्र से वास्ता रखते हैं। इस समय 5 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती हैं और मनपा क्षेत्र में 3 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1 मरीज को होम आइसोलेशन में रखा गया है। बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 389 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से 0.25% की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.33% पर स्थिर है। दरियापुर तहसील के टोंगलाबाद में रहने वाले चौहान परिवार धामना परिसर स्थित अपने खेत में कपास चुनने के लिए सुबह के समय गए थे। इसी समय सुबह करीब 11 बजे के आसपास खेत में काम कर रहे मालू चौहान पर एक वन्य प्राणी द्वारा हमला किया गया। बाद में परिवार द्वारा जांच पड़ताल करने पर एक तेंदुआ झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ दिखाई दिया। येवदा दरियापुर मार्ग पर पावर हाउस के पास मंगलवार की रात 8:30 बजे के करीब अज्ञात वाहन की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में सांगलूद निवासी 60 वर्षीय सोनाबाई गावंडे व 23 वर्षीय बहुजन शेजे का समावेश है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने की कोशिश करने वाले 2 युवकों के खिलाफ गाड़गेनगर पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। हिरासत में लिए गए आरोपियों के नाम तौफीक अहमद खान, हमीद खान व अकील अहमद खान, रहीम खान बताए गए हैं, जिन्होंने सरकारी नौकरी के लिए एसएससी बोर्ड की फर्जी मार्कशीट व फर्जी बोर्ड सर्टिफिकेट पेश किया था। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र में अपराध शाखा द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए नवसारी के महात्मा फुले नगर से अमर मनोज सरोदे नामक आरोपी को तलवार के साथ धरा गया। अमर सरोदे इससे पहले हत्या के एक मामले में पकड़ा गया था और जेल में सजा काट रहा था। हाल ही में वो पैरोल पर छूटा था, जिसके बाद पुलिस को खबर मिली कि उसने अपने घर में अवैध तरीके से तलवारें छिपा रखी है। पश्चात पुलिस द्वारा उसके घर पर छापा मारकर एक धारदार तलवार बरामद की गई। नागपुर गेट पुलिस थानांतर्गत गुलिस्तान नगर परिसर में आफरीन मैडम नामक महिला पर अज्ञात व्यक्ति ने तलवार से हमला कर दिया। इसमें आफरीन मैडम के सिर पर व हाथ पर काफी गहरे घाव लगे हैं और उन्हें इलाज के लिए जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर काफी लोगों का जमावड़ा भी लग गया। अकोला जिले के माना पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले कौठा सोपीनाथ गांव में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांजे के 49 पेड़ बरामद किए। जानकारी के मुताबिक इस गांव में रहने वाले दीपक सवई ने अपने खेत में गांजे की खेती उगाई थी, जिसके बारे में जानकारी मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई की। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।